नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड प्राइम में। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी और दर्दनाक खबर के साथ करते हैं। उधम सिंह नगर के किच्चा में बड़ी वारदात हुई है। एक 3.5 साल की बच्ची के साथ पहले दरिंदगी को अंजाम दिया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई है। हत्या भी बेहद ही घिनौने तरीके से की गई है। बच्ची का शव पेड़ पर फंदे से लटका मिला है। बच्ची के मुंह में पत्थर मिले हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आरोपी कितना हैवान रहा होगा। पुलिस ने शव कब्जे में ले लिया है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई भी लगातार चल रही है। उधर इस घटना से गुस्साए लोगों ने कोतवाली पहुंच करके हंगामा कर दिया। लोग मांग कर रहे हैं कि आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। कोतवाली पहुंचे हैं लोग और किस तरीके से वहां पर हंगामा हुआ उसकी भी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। लोग बेहद गुस्से में हैं और ये कहा जा रहा है कि जो भी आरोपी हैं जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी हो। 3.5 साल की महज छोटी सी बच्ची है जिसके साथ पहले दरिंदगी और उसके बाद उसकी हत्या की गई है, जिसके बाद पेड़ पर फंदे से उसका शव लटकाया गया। इसी पर अधिक जानकारियों के साथ विकास हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विकास, सबसे पहले तो अपडेट दीजिएगा, क्या कह रही है पुलिस इस पूरे मामले को लेकर? आपको बताना चाहूंगा कि जो ये 3.5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार के बाद जो उसकी हत्या का मामला है, इसमें पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और बताया जा रहा है कि सूत्रों के माने तो पुलिस ने उसी की निशानदेही पे ये बच्ची का शव बरामद किया है। इसको पुलिस ने हिरासत में लिया। उसके बाद इससे जब सच्चाई से पूछताछ की तो इसने पहले पुलिस को अलग अलग जगह घुमाया, उसके बाद में लास्ट में ले जाके बच्ची का जो शव है वो बरामद करवाया। तो पुलिस इससे और चीज पूछताछ कर रही है कि आखिर इसके साथ कौन कौन और इन्वॉल्व थे और क्या जो है इसका मेन मकसद था बच्ची को मारने का। क्योंकि जो इसके साथ बच्ची के साथ दुष्कर्म का जो मामला है वो तो क्लियर हो गया, लेकिन और आखिर ऐसा क्या जो इसका मतलब गुस्सा रही जो इन्होंने इसने 3.5 साल की बच्ची के साथ ही दुष्कर्म किया और उसके बाद उसको मौत के घाट उतार दिया। और जो आरोपी है वो बताया जा रहा है कि बच्ची का ही रिश्तेदार है और पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है और युवक से पूछताछ कर रही है। दीपा, ठीक है विकास, आप रहिए हमारे साथ। इस पर ये बड़ी अपडेट ये है, विकास ये जानकारी दे रहे हैं कि एक को हिरासत में लिया गया है जिसकी निशानदेही पर इस पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ। बच्ची का शव पेड़ से फंदे पर लटका हुआ मिला, उसको हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ हो रही है। विकास, जो परिजन है वो क्या कुछ बता पा रहे हैं बच्चे के बारे में? वो क्या कुछ कह रहे हैं? बच्ची कैसे गायब हुई? ये आरोपी कौन है? देखिए दीपा, ये बताया जा रहा है कि बच्ची को जो लेके गया था, ये चीज दिलाने के बहाने ये युवक लेके गया था और अपनी बाइक पर बिठा के ये युवक इस बच्ची को लेके गया था। और उसके बाद में इस युवक द्वारा जो परिजनों का कहना है कि इस बच्ची के परिजन से 50 रुपए मांगे गए। जो बताया जा रहा है कि शराब पीने के लिए इस युवक ने 50 रुपए मांगे और जब उसके परिजनों ने 50 रुपए नहीं दिए उसके बाद ये युवक गायब हो गया। फिर जब पता चला कि बच्ची भी गायब है तो परिजनों ने बच्ची की खोजबीन और तलाश शुरू की। जब बच्ची नहीं मिली तो इस युवक से पूछताछ की कि भाई बच्ची कहाँ है, तो वो युवक ने कहा कि मुझे बच्ची की जानकारी नहीं है। इसके बाद में फिर पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। फिर पुलिस ने इस युवक को हिरासत में लेते हुए सख्ताई से पूछताछ की है और अब बच्ची का शव बरामद हो गया है। परिजन काफी जो है गुस्साए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि इसमें कई लोग और भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिसमें जो है जल्द से जल्द खुलासा किया जाए और सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। और परिजनों का आरोप है कि सख्त से सख्त सजा इसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं सबको मिलनी चाहिए। ठीक है विकास, आप रहिए हमारे साथ। इस तरीके से जो दरिंदगी की गई है उसके बारे में पुलिस पड़ताल कर रही है, और भी लोग हो सकते हैं, ये जानकारी जुटाई जा रही है। आप रहिए विकास हमारे साथ। इस पर देहरादून से विनोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस पूरे मामले के बाद से हड़कंप मच गया है। देखिए, रुद्रपुर से देहरादून तक। विनोद, वहां पर किस तरीके की हलचल है? क्योंकि 3.5 साल की महज छोटी सी बच्ची है जिसके साथ दरिंदगी की जाती है, उसके बाद उसकी हत्या की गई है। अब वहां पर किस तरीके से हलचल है और किस तरीके से कार्रवाई की बातें हो रही है? बिल्कुल दीपा, देखिए एक निर्मम हत्या है 3 साल की बच्ची की, और इस पूरे घटना को लेकर क्योंकि एक बड़ी घटना है, और सबसे पहले अगर बात करें तो डीजीपी अशोक कुमार ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है। हालांकि आज छुट्टी है, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस के अधिकारी ऑफिस में नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने आवास से इस पूरे घटना की जानकारी ली है। और दूसरी अगर बात करें तो प्रमुख सचिव गृह आर के सुधांशु ने भी पूरी मामले की जानकारी ली है। और जिस तरह से ये बच्ची की निर्मम हत्या की गई है, पहले उसके साथ बलात्कार किया गया, फिर उसको आम के पेड़ पर लटका दिया गया, तो आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि वो वहशी और दरिंदा हालांकि अभी पुलिस की गिरफ्त से तो बाहर है। हालांकि एक
एक आदमी को जरूर पुलिस ने हिरासत में लिया है, पूछताछ की जा रही है, लेकिन इस पूरी घटना ने देहरादून से लेकर खटीमा और तमाम उधम सिंह नगर के क्षेत्रों में सन्नाटा और सनसनी जरूर फैला दी है, क्योंकि ये एक बड़ी घटना है और निर्मम हत्या की गई है एक बच्ची की। और दीपा, एक महत्वपूर्ण बात मैं ये भी बताऊं, क्योंकि उधम सिंह नगर में पिछले अगर 2 से 3 महीने की बात करें तो अपराध का ग्राफ है वो चरम सीमा पर है। हत्या हो, लूट हो, डकैती हो, तमाम ये चोरी की जो घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही है। और मुख्यमंत्री का भी गृह जनपद उधम सिंह नगर है। 5 लाख की लूट मुख्यमंत्री की विधानसभा में हुई, उसके बाद बाजपुर में 2 लाख की लूट हुई। ऐसी भी किस्से हैं कि एक एक दिन में 4-4 हत्याएं उधम सिंह नगर में हुई है। और आज एक सबसे बड़ी जो घटना है, दिल दहलाने वाली जो घटना है, 3 साल की बच्ची के साथ में रेप करके उसकी निर्मम हत्या कर दी गई है। वैसी दरिंदा अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी खाली जरूर है। और अगर इनसे हटके जो घटनाएं हुई हैं उनमें भी पुलिस के हाथ खाली है। लेकिन इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि राजधानी देहरादून हो या तमाम प्रदेश के अन्य जनपद, सबसे ज़्यादा अगर कोई क्राइम बढ़ा है तो मुख्यमंत्री के गृह जनपद उधम सिंह नगर में बढ़ा है, क्योंकि लूट हो, डकैती हो, हत्या हो, तमाम ऐसी ये अपराध की वारदातें हैं जहां पर जो लोग आ रहे हैं, घटना को अंजाम दे रहे हैं और निकल जा रहे हैं, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ रखी बैठी हुई है। आज की घटना की बात करें तो आज की भी बड़ी घटना है और निर्मम हत्या कर एक बच्ची का पेड़ पर उसका शव लटकाया गया है। और उसके बाद में अभी जो दरिंदा है जिसने ये हैवानियत की जो घटना की है वो हालांकि पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस अपनी जांच में जुटी हुई है कि आखिर कौन होगा। और जो जानकारी मिल रही है कि ये बच्ची कल दिन के 11 बजे से गायब थी और 50 रुपये की डिमांड इस आरोपी के माध्यम से की जा रही थी। बहला फुसलाकर इस बच्ची को ले जाया गया, उसके साथ में निर्मम उसकी हत्या की गई। उससे पहले उसके साथ में रेप किया गया और उसके बाद उसके शव को पेड़ से लटका दिया गया। और उसके बाद आखिरकार जो इलाका है, यानी ठीक है विनोद, के जो रिश्तेदार ही इसके पीछे बताया जा रहा है, जानने वाला ही बताया जा रहा है। जो शुरुआती जानकारी मिली है, पुलिस पड़ताल भी कर रही है और जल्द ही गिरफ्तारी भी हो जाएगी, पुलिस प्रशासन का ये भी दावा है। लेकिन लूट, हत्या और दुष्कर्म के मामलों में उधम सिंह नगर और आसपास के इलाकों में जो लगातार इजाफा हो रहा है, उसके पीछे की वजह क्या है, ये सब क्यों हो रहा है, इस पर भी लगातार नजर बनाए रखने की आवश्यकता है प्रशासन और अधिकारियों को। बहुत शुक्रिया आपका विनोद और विकास, पूरी जानकारी के लिए लगातार आप भी नजर बनाए रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी के दौरे पर रहे और इस दौरान सीएम धामी ने बिस्सू मेले में शिरकत की। इस दौरान सीएम धामी ने कई विकास योजनाओं का लोकार्पण भी किया, शिलान्यास किया। साथ ही क्षेत्र के विकास के लिए कई घोषणाएं भी सीएम ने की है। मुख्यमंत्री धामी ने रवाई घाटी में फल पट्टी बनाने का ऐलान किया, तो वहीं नौगांव में डिग्री कॉलेज बनाने की घोषणा भी की है यहां से। इसके साथ ही सीएम धामी ने पुरोला सीएससी और मोरी पीएससी को अपग्रेड करने का ऐलान भी किया है। अपने संकल्प के रूप में लिया है। यहाँ जैसे जो हमारा सोमेश्वर महादेव का प्रांगण है, इसका हम सौंदर्यीकरण करेंगे। यहाँ के अस्पताल हैं उनको उच्चीकरण करेंगे। कुछ सड़कों के काम हैं, सड़कों को अच्छा करेंगे। और जो विधायक जी ने और अन्य क्षेत्र के हमारे प्रतिनिधियों ने जो बातें रखी, उन सभी पर हम आगे काम करेंगे। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी आज शाम दिल्ली आएंगे। पुष्कर सिंह धामी, ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। गांधी शांति प्रतिष्ठान में अयोध्या पर्व में वो शामिल होने वाले हैं और कल से 3 दिवसीय अयोध्या पर्व की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें शामिल होंगे पुष्कर सिंह धामी। और कई केंद्रीय नेताओं से भी उनके मुलाकात का कार्यक्रम है। ये कहा जा रहा है कि कई केंद्रीय नेताओं से उनकी मुलाकात हो सकती है। बड़ी जानकारी आपके सामने ये है कि आज शाम को दिल्ली पहुंचेंगे पुष्कर सिंह धामी। सीएम उत्तराखंड और गांधी शांति प्रतिष्ठान में अयोध्या पर्व में वो शामिल होंगे, उसमें शिरकत करेंगे। कल से 3 दिवसीय पर्व शुरू हो रहा है। सीएम धामी किस सीट से चुनाव लड़ेंगे ये अभी तक तय नहीं हो पाया है, मगर सीएम के लिए कई विधायक ऐसे हैं जो अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार हैं। रुद्रप्रयाग से भाजपा विधायक भरत चौधरी ने भी कहा है कि अगर सीएम धामी रुद्रप्रयाग से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो वो अपनी सीट उनके लिए छोड़ने के लिए तैयार हैं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से ये भी निवेदन किया था और आज फिर इस सार्वजनिक मंच से मैं निवेदन कर रहा हूं। मैंने कहा था कि इस प्रदेश के हित में भरत सिंह चौधरी विधायक रहे या न रहे, लेकिन पुष्कर सिंह धामी का मुख्यमंत्री रहना नितांत जरूरी है। और अगर आप रुद्रप्रयाग विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे तो ये रुद्रप्रयाग विधानसभा क्षेत्र
कृतार्थ होगा, यहाँ की जनता कृतार्थ होगी। एक बड़ी खबर है, हरक सिंह रावत की मुश्किल बढ़ सकती है। पूर्व श्रम मंत्री हरक सिंह रावत की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। कर्मकार कल्याण बोर्ड में हुए घपले को लेकर शासन स्तर पर एक विजिलेंस कमेटी का गठन हुआ है, जो कि कर्मकार बोर्ड में हुए घोटाले की शासन स्तर पर जांच करेगी। और इस पूरे मामले में अब पूर्व श्रम मंत्री हरक सिंह रावत से एसआईटी पूछताछ कर सकती है। और ये भी साफ है कि हरक सिंह रावत की जो मुश्किलें हैं वो आने वाले दिनों में बढ़ने वाली हैं। विधानसभा चुनाव संपन्न होते ही कांग्रेस में दरार पड़ती हुई दिखाई दे रही है। ये दरार दरअसल कांग्रेस के उन नेताओं के बीच है जो हाईकमान के फैसले से नाराज चल रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि पहाड़ पर अपनी सियासी जमीन खोती जा रही कांग्रेस का खेवनहार कौन होगा। कम से कम संतुलन तो रखना चाहिए था। भाई गढ़वाल भी तो है, गढ़वाल के अंदर भी तो कम से कम नहीं तो मेरे ख्याल से 32-33 सीटें हैं, तो संतुलन जो नहीं बनाया इन्होंने। जब मुझे नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया 2014 में, सबसे पहला रिएक्शन हरीश धामी का ही था कि गलत हुआ है। और उस व्यक्ति ने कांग्रेस को अपनी संपत्ति समझ ली थी। हम मुखर होकर बोल सकते हैं, यहाँ पर आंतरिक लोकतंत्र बहुत ज़्यादा है, जो नहीं होना चाहिए। कांग्रेस विधायकों का ये गुस्सा हाईकमान के फैसले को लेकर है। नाराजगी इस बात को लेकर है कि संगठन में हुए बदलाव के दौरान इनसे सलाह क्यों नहीं ली गई। कांग्रेस एक घोषणा पत्र से लेकर झंडे डंडे सब कांग्रेस कार्यालय में सड़ रहे हैं, वो किसकी जिम्मेदारी थी भाई? आपने वो क्यों नहीं अपने जो है धरातल में अपने कैंडिडेटों तक पहुंचाया? उसमें मैं खुद भी शामिल हूँ। मैं मांगते रहा, ना मुझे झंडे मिले, ना डंडे मिले, ना घोषणा पत्र मिला। यहाँ तक कि घोषणा पत्र का व्हाट्सएप तक हमको नहीं किया गया। जब आए थे हाईकमांड के लोग, समीक्षा बैठक ली इन लोगों ने, इस बात पे किसी की चर्चा नहीं हुई। एक लाइन पे कह दिया कि जो है जो करेगा संगठन करेगा। ठीक है, जो संगठन करेगा, लेकिन राय मशवरा भी होना चाहिए था। लोगों से पूछना चाहिए था, अलग अलग पूछना चाहिए था, भाई किसको CLP बनाना है, किसको अध्यक्ष बनाना है, किसको वो करना है। लेकिन इन्होंने इस बात पे कोई भी किसी बात की चर्चा नहीं। हरीश धामी हो या फिर मदन वेस्ट, ऐसे कई नेता हैं जो खोलकर नाराजगी जता रहे हैं, मगर कांग्रेस के मुखिया कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। नहीं, मेरे पास उनका कोई प्रतिवेदन आया है। मेरे उनके, आप लोगों ने मुझे और उसको सदन में देखा, हम बिल्कुल साथ साथ रहते थे और मैं उनके बहुत क्लोज हूँ। अगर कोई नाराज़गी होती तो मुझसे सबसे पहले मुझको लगता है कहते, हाँ किसी फॉलोवर ने या उनके किसी अनुयायी ने इस बात पे कि मेरे साथियों को भी लगता है कि सबसे योग्य मैं था। लेकिन सभी मान्य, अधिकांश से मान्य विधायक मैंने उनसे संपर्क किया है, उनसे दूरभाष पर बात की है, उनसे मैंने व्यक्ति रूप से भी मुलाकात हुई है। आज भी सुबह मुलाकात हुई, लगातार मुलाकात का सिलसिला है वो बना हुआ है। आपसे नाराजगी तो नहीं है, अधिकतर की हमने बात की है। नहीं, मुझसे नाराजगी नहीं। देखिए मैं उनका आभारी हूँ, लेकिन व्यक्ति नहीं पार्टी प्रमुख है, व्यक्ति नहीं पार्टी प्रमुख। अभी कुछ रोज पहले ही हाईकमान ने कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव किया है, मगर हाईकमान के फैसले को कई विधायक पचा नहीं पा रहे हैं। नाराजगी इस कदर है कि कुछ विधायक तो पार्टी को छोड़ने तक धमकी दे रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि केंद्राई। और इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर है, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का बयान सामने आया है। बयानबाजी करने वाले नेताओं पर होगी कार्रवाई, ये करण माहरा ने कहा है। अध्यक्ष का चार्ज संभालते ही करण माहरा एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। जल्द ही कमेटी का गठन होगा, उन्होंने कहा, और जो पार्टी फोरम से हट के बयानबाजी कर रहे हैं उन पर कार्रवाई होगी, उन्होंने कहा। इसी पर पंकज लगातार बने हुए हैं। पंकज, अध्यक्ष का चार्ज संभालते ही एक्शन मोड में दिखाई दे रहे करण माहरा, क्या कुछ कहा है? देखिए, बिल्कुल अगर कांग्रेस में 2-3 दिन पहले की अगर चर्चा की जाए तो जिस तरह से विधायकों ने कांग्रेस संगठन और केंद्रीय नेताओं पर तमाम तरह के गंभीर आरोप लगाए थे और खुलकर बयानबाजी की थी, उस पर अब संगठन कार्रवाई करने जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जो नए बने हैं करण माहरा, उन्होंने साफ इशारा किया है कि 1-2 दिन के अंदर एक कमेटी का गठन किया जाएगा और कमेटी ये पूरे तथ्यों को छानबीन करेगी, किस आधार पर जो जिन नेताओं ने बयानबाजी की है, बड़े नेताओं के खिलाफ बयानबाजी हुई है, उनका क्या आधार रहा है और क्यों ये की गई है। तो उसके बाद एक्शन मोड में पूरी तरह से नजर आएंगे। तो अभी फिलहाल कह सकते हैं कि जिन नेताओं ने कहा था कि 10 विधायक एक साथ हैं और तमाम जो लोग हैं वो नाराज हैं, विधायकों को अलग जाकर एक पार्टी बना सकते हैं, तो वो उस तरह की कोई भी चीज उत्तराखंड में नजर नहीं आई है। तो उसी का संज्ञान लेते हुए अब ये कार्रवाई आगे बढ़ने जा रही है और एक कमेटी बनेगी कांग्रेस में, वो कमेटी आगे जाकर इस पर कार्रवाई कर सकती है। शुक्रिया आपका पंकज, पूरी जानकारी के लिए। जो विधायक लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, पार्टी के फोरम से हट करके लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई होगी, करण माहरा ने कह दिया है। आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। गणेश जोशी ने कहा है कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है,
जोशी मसूरी में एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। साथ ही उन्होंने कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर भी निशाना साधा। एक महीने के बाद तो इन्होंने नेता प्रतिपक्ष की घोषणा करी, अध्यक्ष की घोषणा करी, तो उसके बाद से इस्तीफों का दौर चल रहा है। कल खुलेआम उनके एक विधायक कहता है कि मैं पुष्कर सिंह धामी जी की सीट छोड़ दूंगा, मैं नया दल बना दूंगा। तो कांग्रेस समाप्त हो रही है, भारतीय जनता पार्टी का परिवार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लोगों का विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसे करती है। जो लोग वहाँ से आए थे, अगर उनको सम्मान दिया, भारतीय जनता पार्टी ने दिया, सिर्फ इसलिए यूज नहीं किया कि उस समय उन्होंने सरकार बनानी थी। आज वहाँ से आए हुए लोग हमारी सरकार में मंत्री हैं। श्रीनगर के जंगल में भी आग लगी हुई है। जंगल का एक बड़ा हिस्सा आग की चपेट में आ गया है। इस दौरान तेज आंधी आई जिससे आग तेजी से फैल गई। तस्वीर भी दिखा रहे हैं आपको। वन विभाग कर्मचारी ने करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद किसी तरह से कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। हालांकि अभी भी जंगल के कई हिस्सों में आग लगी हुई है, ये जानकारी है, जिस पर काबू नहीं पाया जा सका है। श्रीनगर के संयुक्त अस्पताल में बने जन औषधि केंद्र पर ताला लटका हुआ है। इससे मरीजों को महंगे दामों पर दवाइयां खरीदनी पड़ रही हैं। श्रीनगर समेत आसपास के जिलों की बड़ी आबादी इस अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचती है। ऐसे में जन औषधि केंद्र बंद होने की वजह से मरीज और तीमारदार बेहद परेशान हैं। तो जन औषधि केंद्र की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचते हैं इलाज के लिए, लेकिन बंद होने की वजह से आम लोग बेहद परेशान हैं। गर्मी बढ़ने के साथ ही संक्रामक बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा डेंगू, मलेरिया जैसी घातक बीमारियों की आशंका भी लगातार बढ़ गई है, जिसे लेकर हल्द्वानी में फॉगिंग कराई जा रही है। अमूमन हर साल फॉगिंग मानसून शुरू होते ही कराई जाती थी, लेकिन इस साल बढ़ती गर्मी के साथ साथ फॉगिंग भी लगातार अलग अलग हिस्सों में बढ़ाई गई है। शहर में नालियों की सफाई का काम भी शुरू कर दिया गया है। काल होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के मच्छरों की संख्या बढ़ने लगती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए पूरे शहर में जगह जगह फॉगिंग कराई जा रही है। और अभी हमने नालों की सफाई का भी टेंडर हमने कर दिया है, और हम मानसून सत्र के पहले नालों की सफाई भी कर देंगे, और नालियों की सफाई लगातार की जा रही है। अल्मोड़ा के 2 भाई पर्यावरण संरक्षण के लिए मुहिम चला रहे हैं। इन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए अल्मोड़ा से राष्ट्रपति भवन तक की पैदल जन जागरूकता यात्रा शुरू की है। और शंकर बिष्ट ने कंधे पर ऑक्सीजन सिलेंडर और मुंह पर मास्क लगाया हुआ है, जबकि दूसरे युवक प्रमोद हाथों में पेड़ पौधों को लेकर चल रहे हैं। युवाओं का कहना है कि कोरोना महामारी के दौरान सबने देखा कि ऑक्सीजन कितना जरूरी है, और इसलिए सभी को मिलकर पर्यावरण को बचाने पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो पर्यावरण को बचाने की मुहिम किस तरीके से ये दोनों ही भाई चला रहे हैं, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं।